हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर साउंड का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स टॉपिक के ऊपर, यानी कि हमने सीखा था कि ह्यूमन बीइंग्स कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और आज के इस सेशन में हम ये सीखेंगे कि साउंड प्रोपोगेट कैसे करती है, यानी कि साउंड मूव कैसे करती है। मेरा आपसे छोटा सा सवाल ये है कि साउंड की प्रोपोगेशन के दौरान क्या उसे किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है? तो इस सवाल का जवाब भी आपको मिलने वाला है इसी सेशन में, हमारे इस सेशन के सेकेंड टॉपिक के अंदर, जो कि होगा साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। यानी कि आज के इस सेशन में एग्जैक्टली हम दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला तो यही होगा प्रोपोगेशन ऑफ साउंड और दूसरा होगा साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। यानी कि जो पूरा एंटायर कॉन्सेप्ट है ना साउंड प्रोपोगेशन का, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम आज के इसी सेशन में डिस्कस कर लेंगे। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी बच्चों को है एकदम क्लियर। तो एक काम करते हैं ना, जल्दी से आज के सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम अपने इस चैप्टर के तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरुआत हम करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि होगा प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। सबसे पहले तो हम यही सीखेंगे कि हमारी जो साउंड है वो प्रोपोगेट कैसे करती है, आगे कैसे बढ़ती है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? तो ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशंस से ही प्रोड्यूस होती है। भाई देखो, अभी तक हमने इस चैप्टर में बहुत सारे तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़े बहुत तो टॉपिक्स पढ़ ही लिए हैं, है ना। तो उन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करके पढ़ के हमें यही समझ में आया है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। तो जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेशंस से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके लिए मैंने आपको एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल भी दिया था कि हमारे पास सपोज क्या है, एक लाउड स्पीकर है, ठीक है। लाउड स्पीकर का जो पतला सा उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन जो होती है, जिसको कि हम डायफ्राग्म बोलते हैं, उस डायफ्राग्म के ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़े से राई के दाने या पेपर के पीसेस हम डाल देंगे। अब जैसे ही हम लाउड स्पीकर को ऑन करेंगे और लाउड स्पीकर से आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, तो वो जो राई के दाने होंगे ना, या जो पेपर के पीसेस होंगे, वो अपनी ही जगह पे क्या करने लगेंगे, उछलने लगेंगे, जंप करने लगेंगे या डांस करने लगेंगे। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लाउड स्पीकर को जैसे ही हमने ऑन किया, वो जो राई के दाने हैं वो अपनी जगह पे उछलने लगे। जब लाउड स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रही थी, यानी कि जब लाउड स्पीकर ऑफ था, तो वो डांस क्यों नहीं कर रहे थे? ऐसा क्या हुआ कि हमने लाउड स्पीकर को ऑन किया नहीं कि बस उछलने लग गए? एक्चुअली हुआ ये कि जब हम लाउड स्पीकर को ऑन करते हैं तो लाउड स्पीकर का जो डायफ्राग्म है ना, वो वाइब्रेट करने लगता है। अब आप खुद ही सोचो, भाई जो राई के दाने हैं या जो पेपर के पीसेस हैं जिससे भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, वो दोनों ही चीज़ें क्या हैं, बहुत ही हल्की हैं। राई के दाने भी बहुत हल्के होते हैं और पेपर के पीसेस भी बहुत हल्के होते हैं। तो जिस सरफेस के ऊपर वो रखे गए हैं, वो सरफेस खुद ही क्या कर रहा है, ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा है। अच्छा, वाइब्रेशन क्या होता है वो भी मैंने आपको समझाया था, है ना। वाइब्रेशन क्या है भाई? जो बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, ठीक है, जो बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, या जो आप बोल सकते हो कि आगे पीछे जाने वाला मोशन जो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हम झूला झूल रहे हैं, तो झूला झूलने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ओरिजिनल पोजीशन पे आकर के हम झूले के ऊपर बैठते हैं। इसके बाद में या तो हम अपने किसी फ्रेंड को बोलेंगे कि भाई हमको पुश कर दो, धक्का दे दो, या हम खुद ही अपने पैरों से जो है ना अपने आप को धक्का दे देते हैं। धक्का खाने के बाद होता क्या है कि हम झूला झूलना शुरू कर देते हैं। तो हम झूला कैसे झूलते हैं, कभी हम आगे जाएंगे, फिर कभी पीछे जाएंगे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। तो ये जो बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो रहा है रिपीटेडली, बहुत जल्दी जल्दी और बार बार, तो इस मोशन को ही हम क्या बोलते हैं, इस मूवमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। हमारी घड़ी का जो पेंडुलम है वो भी क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है। टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। बस करना क्या है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जाना है, बार बार जाना है और जल्दी जल्दी जाना है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोल देते हैं, वाइब्रेशन बोल देते हैं। तो हुआ क्या, जो हमारा लाउड स्पीकर वाला एग्जाम्पल था उस पर वापस आते हैं कि लाउड स्पीकर का जो डायफ्राग्म है वो वाइब्रेट कर रहा है। अब
बोलोगे कि मतलब आपका सवाल ये होगा कि मैम जिस समय भाई वो तो राई के दाने डले हुए हैं इसलिए आप बोल पा रही हो कि जो डायफ्राग्म है वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। अगर राई के दाने नहीं डले होते या पेपर के पीसेस नहीं डले होते तो लाउड स्पीकर का जो डायफ्राग्म है वो वाइब्रेट करता रहता लेकिन हमें पता ही नहीं चलता, है ना। तो सीधी सी बात है, जिस सरफेस के ऊपर, जिस मेम्ब्रेन के ऊपर राई के दाने पड़े हैं वही क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, यानी कि वो ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे 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 हो रही। तो उसके ऊपर जो भी चीज़ें पड़ी होंगी वो तो भाई अपनी जगह पे उछलने ही लगेंगी ना। आई बात समझ में। तो राई के दाने या पेपर के पीसेस का जो उछलना है, उनका जो डांस है, उनकी जो जंप है, वो हमें क्या बता रही है, वो हमें ये बता रही है कि भाई जो डायफ्राग्म है ना लाउड स्पीकर का, वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, बार बार आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मोशन या टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है, जल्दी जल्दी, है ना, रिपीटेडली, बार बार, वो भी जल्दी जल्दी, रैपिडली जो है ना वो वाइब्रेट कर रहा है। तो उसके वाइब्रेशन से ही राई के दाने क्या कर रहे हैं, उछल रहे हैं। अब देखो सीधी सी बात है, जैसे ही हम लाउड स्पीकर को बंद करेंगे तो उसका जो डायफ्राग्म है वो भी वाइब्रेट करना बंद कर देगा, और जैसे ही वो वाइब्रेट करना बंद करेगा साउंड निकलना बंद हो जाएगी। तो आप कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि जब लाउड स्पीकर ऑन है उसका डायफ्राग्म क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तभी लाउड स्पीकर से आवाज आ रही है। जैसे ही लाउड स्पीकर के डायफ्राग्म ने वाइब्रेट करना बंद किया आवाज आनी भी बंद हो जाएगी। तो लाउड स्पीकर से आवाज क्यों आ रही है, क्योंकि उसका जो डायफ्राग्म है वो वाइब्रेट कर रहा है, वो वाइब्रेट करेगा तभी आवाज आएगी, नहीं करेगा तो आवाज नहीं आने वाली है। ठीक है। अब साउंड के तो हम बोलते हैं कि देखा जाए तो कई सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे लाउड स्पीकर तो मैंने आपको एक सोर्स बताया है। अब अभी के लिए इस समय आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं जो हूँ वो आपके लिए क्या बन जाऊंगी, एक साउंड का सोर्स बन जाऊंगी। आपके घर में आपके मम्मी पापा बात कर रहे हैं, उनकी आवाज़ आपके कानों तक पड़ रही है, तो आपके लिए आपके मम्मी पापा भी क्या हो जाएंगे, साउंड के दो सोर्सेज हो जाएंगे। आपके घर में टीवी होगा, रेडियो होगा, है ना, म्यूजिक सिस्टम होगा, फ़ोन है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें आप बोल सकते हो कि साउंड के सोर्सेज ही तो हैं। आपके घर में एक पेट डॉग या हो सकता है कि पेट कैट हो, तो वो दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपके लिए दो अलग अलग साउंड के सोर्सेज हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के साउंड तो बहुत सी चीज़ों से जो है ना निकल सकती है। अगर इस पेन को भी मैं क्या करूं, ऐसे ऐसे करके हिट करूं, स्ट्राइक करूं, तो इससे भी आवाज़ आएगी। तो साउंड के तो कई सारे सोर्सेज होते हैं, हो सकते हैं क्या, होते ही हैं। अब मुद्दा ये है कि साउंड का एक हमारे पास सोर्स है, यानी कि उस सोर्स से साउंड तो प्रोड्यूस हो गई। जैसे कि हमने अभी लाउड स्पीकर वाला एग्जांपल देखा था कि लाउड स्पीकर का जो डायफ्राग्म है वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो वाइब्रेशन से हम बोलते हैं कि साउंड प्रोड्यूस हो गई। तो सोर्स ने तो अपना काम कर दिया, भाई साउंड का जो सोर्स है उसका काम क्या है, साउंड प्रोड्यूस करना, तो सोर्स ने अपना काम कर दिया, उसने साउंड प्रोड्यूस कर दी। अब सवाल ये है कि सोर्स ने अपना काम कर दिया, हम भी खड़े हैं सोर्स के सामने अपना कान लगाए हुए कि इससे जो भी आवाज़ निकलेगी उसको हम सुनेंगे। सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो जो साउंड सोर्स ने प्रोड्यूस करी है उस साउंड को ट्रैवल करके हमारे कानों तक पहुंचना होगा, तब जाकर के हमें सुनाई देगा। हमने बड़े मजे से बोल दिया था कि भाई साउंड क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी का, है ना। भाई फिजिक्स की लैंग्वेज में आप साउंड को ऐसे ही डिफाइन करते हो कि ये क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से हमें क्या करता है, हमें सुनाई देता है। ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब तक हमारे कान इस आवाज़ को, इस साउंड को सेंस नहीं करेंगे तब तक हमें सुनाई नहीं देने वाला है। भाई साउंड क्या है, एक सेंसेशन ही तो है, तो जब तक ये हमारे कान इस साउंड को सेंस नहीं करेंगे हमें सुनाई नहीं देगा। तो सोर्स ने अपना काम कर दिया है साउंड प्रोड्यूस करके, अब साउंड को क्या करना है, ट्रैवल करके हमारे कानों तक पहुंचना है ताकि हमारे कान उसको सेंस कर पाए और हमें सुनाई दे पाए। सवाल यह है कि आखिर ये साउंड ट्रैवल करेगी कैसे, ये सोर्स से हमारे कान तक, हम अपने आप को रिसीवर बोल सकते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, साउंड सेंसेशन को रिसीव करने वाले हैं। हमारे कान क्या है, रिसीवर है। तो आप बोल सकते हो कि साउंड का जो भी XYZ सोर्स है, उस सोर्स से साउंड हमारे कानों तक कैसे पहुंचेगी, रिसीवर तक कैसे पहुंचेगी, आज के इस सेशन में हम एग्जैक्टली इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अभी तक हमने अपने प्रीवियस सेशंस में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उन सभी चीज़ों का कंक्लूजन, या आप बोल सकते हो कि जो निचोड़ है ना, वो मैंने आपके सामने अभी रख दिया है। क्योंकि देखो, रिवीजन करने का मतलब क्या होता है कि आज के सेशन में हम जो भी नई चीज़ें सीखें उन सभी नई चीज़ों को आप प्रीवियस सेशंस में जो भी हमने बातें पढ़ी हैं ऑलरेडी, उन सभी चीज़ों से आप रिलेट कर पाओ। वरना क्या होगा, प्रीवियस सेशन की बातें पीछे रह जाएंगी और नए सेशन में हम कुछ नया सीख के आगे बढ़ जाएंगे। हम कहीं ना कहीं रिलेट करना भूल ही जाते हैं कि जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है वो आगे जो हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं उसको हम आपस में कैसे जोड़ें, क्या सिग्निफिकेंस है,
आगे पढ़ी हुई, जो हमने आगे चीज़ें पढ़ी हुई हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो कुल मिलाकर के अभी तक जो भी हमने कहानी पढ़ी हो उसका मैंने आपको निचोड़ बता दिया है कि भैया ये चीज़ें हमने अभी तक पढ़ ली हैं। अब हम ये देखेंगे कि साउंड के सोर्स ने साउंड प्रोड्यूस कर ली, हम भी खड़े हैं अपना कान लेकर के, हम रिसीवर हैं। सवाल ये है कि जो साउंड है ये सोर्स से रिसीवर तक यानी कि हमारे कानों तक पहुंचेगी कैसे, कैसे ट्रैवल करेगी, कैसे प्रोपोगेट करेगी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स back and forth in air, then the molecules of air close to this object also start vibrating back and forth with the same frequency। अब जैसे कि अगर मैं इसको ड्रॉ करके बताऊं तो हमारे पास क्या है, ये एक स्पीकर है, ठीक है, और इस स्पीकर से क्या हो रहा है, कुछ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, इसका जो डायफ्राग्म है वो वाइब्रेट कर रहा है, तो वाइब्रेट करने से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं। अब ये स्पीकर कहाँ है, ये स्पीकर है हवा में, है ना, ऐसी हवा में रखा हुआ है। हम कहाँ हैं, हम अपना कान लेकर के यहाँ खड़े हुए हैं। ये क्या है, हमारा ईयर है, ये क्या है, हमारा ईयर है, ये हमारा लाउड स्पीकर है, ये हमारा कान है। करना क्या है कि इस लाउड स्पीकर ने जो भी साउंड प्रोड्यूस करी है, इस साउंड को हमें ईयर तक लेकर के जाना है। तो क्या हम साउंड को पकड़ करके अपने कानों तक लेकर के आते हैं? नहीं, साउंड अपने आप आ जाती है। कैसे आ जाती है, तो देखो हुआ क्या, लाउड स्पीकर से ये जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुए हैं, ये वाइब्रेशंस पता है क्या करने वाले हैं, एयर के जो पार्टिकल्स होंगे, एयर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उन मॉलिक्यूल्स को जाकर के धक्का दे देंगे, यानी कि उनको भी वाइब्रेट कर देंगे। कैसे भाई, हमारी जो लाउड स्पीकर है और जहाँ पे हम हैं कहाँ, लाउड स्पीकर है कहाँ, हवा में है। अब हवा क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो इस एयर में आप बोल सकते हो कि बहुत सारे एयर के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होने वाले हैं। तो जैसे ये लाउड स्पीकर है, तो लाउड स्पीकर के सामने आप बोल सकते हो कि कुछ इस तरीके से एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी लेयर्स बनी हुई हैं। टू बी मोर स्पेसिफिक, आप ये बोल सकते हो कि एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी बाकायदा क्या बनी हुई है, लेयर बनी हुई है, कई सारी लेयर्स बनी हुई हैं लाउड स्पीकर और हमारे कान के बीच। अब हुआ क्या, जैसे ही इस लाउड स्पीकर से जो वाइब्रेशंस हैं वो निकली, ये वाइब्रेशंस क्या करेंगी, ये जो आपको पहली लेयर दिखाई दे रही है ना, ये जो आपको पहली लेयर दिखाई दे रही है एयर पार्टिकल्स की, ये एक लेयर है, ये दूसरी है, ये तीसरी लेयर है और ये फोर्थ लेयर है। ऐसी बहुत सारी लेयर्स होती है, क्योंकि एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो तो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं ना। भाई मैं आपको बोल रही हूँ कि देखो मेरे सामने लाउड स्पीकर रखा है, मैं क्या हूँ, एक रिसीवर हूँ, मुझे लाउड स्पीकर की आवाज़ को रिसीव करना है। तो लाउड स्पीकर और मेरे बीच में कई सारे एयर के पार्टिकल्स होने वाले हैं, और ये एयर पार्टिकल्स भी इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना। अगर मैं बोलूँगी कि देखो ये रहा एक पार्टिकल, तो क्या आपको दिखाई देगा? मेरे बोलने से क्या हो रहा है, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो मैं बस आपको उल्लू बनाने के लिए बोल रही हूँ कि देखो ये रहा एक एयर पार्टिकल। उतना छोटा होता है कि मुझे भी दिखाई नहीं देगा, किसी को भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो लेकिन हाँ, अभी के लिए हमने समझने के लिए यहाँ पे 4 लेयर्स ले ली हैं एयर पार्टिकल्स की। तो ये जो आपको फर्स्ट लेयर दिखाई दे रही है, इसमें आपको बहुत सारे एयर के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो वाइब्रेशंस है ना, ये जैसे ही निकलेंगी, ये निकलने के बाद ये जो फर्स्ट लेयर होगी एयर पार्टिकल्स की, उन मतलब आप बोल सकते हो कि उस लेयर के जो पार्टिकल्स होंगे ना, उन पार्टिकल्स को जाकर के डिस्टर्ब कर देंगी। अभी तक तो पार्टिकल्स जो है ना ऐसे खड़े थे, लेकिन जैसे ही यहाँ से वाइब्रेशंस आई, वाइब्रेशंस ने क्या किया, जो फर्स्ट लेयर के एयर पार्टिकल्स हैं उनको हिला दिया। हिलाने से क्या होगा, मतलब वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। डिस्टर्बेंस से क्या होगा, वो अपनी जगह से थोड़े से खिसक जाएंगे। भाई अगर आपको भी, आप खड़े हुए हो ऐसे ही नॉर्मली, अगर आपको किसी ने आकर के ऐसे भौं कर दिया या किसी ने आकर को धक्का दे दिया, पुश कर दिया, तो आप अपनी जगह से आप डिस्टर्ब हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? डिस्टर्ब होने के बाद क्या होगा, आप अपनी जगह से थोड़े से ऐसे डिस्प्लेस भी हो जाओगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही हो रहा है कि जो फर्स्ट लेयर है एयर पार्टिकल्स की, इन एयर पार्टिकल्स को वाइब्रेशंस ने क्या किया है, डिस्टर्ब कर दिया है, और इस डिस्टर्बेंस के कारण जो एयर पार्टिकल्स है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गए हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि इस पूरे मतलब कान और लाउड स्पीकर के बीच में केवल एक ही लेयर थी एयर पार्टिकल्स की, नहीं, इस लेयर के बगल में इसकी पड़ोसी वाली दूसरी लेयर भी थी एयर पार्टिकल्स की, और दोनों ही लेयर्स में आप बोल सकते हो कि गैप जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं था कि एक लेयर यहाँ है और दूसरी लेयर वहाँ है एयर पार्टिकल्स की, ऐसा नहीं था, आपस मतलब पड़ोस में ही था, ठीक है। तो ये वाले जो एयर पार्टिकल्स होंगे ना, ये डिस्प्लेस हो जाएंगे, और डिस्प्लेस होकर के ये बेचारे पता है कहाँ चले जाएंगे, ये बेचारे हम बोलते हैं कि जो पड़ोसी वाली लेयर है एयर पार्टिकल्स की, उन पार्टिकल्स के साथ जाकर के ये मतलब पहली लेयर के जो एयर पार्टिकल्स हैं वो दूसरी लेयर के एयर पार्टिकल्स से जाकर के टकरा जाएंगे।
अच्छे खासे फर्स्ट ईयर के एयर पार्टिकल्स रेस्ट पे थे, ठीक है। अचानक से जो वाइब्रेशंस निकली लाउड स्पीकर से, ये वाइब्रेशंस क्या करती हैं, फर्स्ट लेयर के एयर पार्टिकल्स को जाकर के डिस्टर्ब कर देती हैं। डिस्टर्बेंस के कारण जो फर्स्ट लेयर के एयर पार्टिकल्स हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। डिस्प्लेस होकर के कहाँ जाएंगे, तो उनके पड़ोस में जो सेकेंड लेयर है एयर पार्टिकल्स की, उन एयर पार्टिकल से आप बोल सकते हो कि जाकर के वो टकरा जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे। इस कोलिजन से होगा क्या कि अब सेकेंड लेयर के जो एयर पार्टिकल्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। अभी तक तो केवल फर्स्ट लेयर के एयर पार्टिकल्स डिस्टर्ब हुए थे, अब फर्स्ट लेयर के एयर पार्टिकल्स के कोलिजन के कारण सेकेंड लेयर के जो एयर पार्टिकल्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब डिस्टर्बेंस होगी, क्या होगा, वो भी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएंगे, और डिस्प्लेस होने के कारण क्या होगा, जो उनकी पड़ोसी लेयर है एयर की, ठीक है, जो तीसरी लेयर है एयर पार्टिकल्स की, वो वाले एयर पार्टिकल से सेकेंड लेयर के एयर पार्टिकल्स क्या करेंगे, कोलाइड कर जाएंगे। जैसे फर्स्ट लेयर के एयर पार्टिकल्स सेकेंड लेयर के एयर पार्टिकल्स से कोलाइड कर रहे थे ना, वैसे ही क्योंकि अब सेकेंड लेयर के एयर पार्टिकल्स भी डिस्टर्ब हो चुके हैं, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गए हैं, तो इस डिस्प्लेसमेंट के कारण वो तीसरी लेयर के एयर पार्टिकल से जाकर के टकरा जाएंगे। अब टकराने से क्या होगा, टकराने से तीसरी लेयर के जो पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब ये डिस्टर्बेंस का जो सिलसिला है ना, वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। भाई तीसरी लेयर के एयर पार्टिकल्स भी क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए। डिस्टर्बेंस के कारण क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, फोर्थ लेयर के जो एयर पार्टिकल्स है ना, उनसे जाकर के टकरा जाएंगे। इस टकराने से क्या होगा, फोर्थ लेयर के भी एयर पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब ये डिस्टर्बेंस का सिलसिला जारी रहेगा। अब आप बोलोगे कि मैम कब तक जारी रहेगा, तो आसान है। हमारा जो कान है ना, इस कान, आपने सुना होगा कान के पर्दे होते हैं। पर्दे मतलब क्या, वो तो हम ऐसी नॉर्मल अपनी बोल चाल की भाषा में यूज़ करते हैं कि कान के पर्दे। कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही होती है, तो हम बोलते हैं कि अरे हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। वो पर्दे क्या होते हैं, बेसिकली हमारे दोनों ही कान में बहुत ही एक थिन फाइन मेम्ब्रेन होती है, दोनों ही कान में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम बोलते हैं, ठीक है। तो सपोज ये क्या है, हमारी कान की ईयर ड्रम है, ये क्या है, हमारे कान की ईयर ड्रम है, ठीक है ना, पतली सी मेम्ब्रेन है। तो सीधी सी बात है, ये जो भी एयर पार्टिकल्स की लेयर में डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये कब तक होता रहेगा, जब तक कि वो वाली, आप बोल सकते हो कि वो वाली लेयर एयर पार्टिकल्स की जो कि बिल्कुल हमारे कान के ईयर ड्रम के बगल में ना हो। मतलब आप ये समझ सकते हो कि हमारा जो कान का जो पर्दा है, जो ईयर ड्रम है, उसके बगल में भी क्या है, एयर पार्टिकल्स की एक लेयर है। अब ये डिस्टर्बेंस तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो आखिरी वाली लेयर एयर पार्टिकल्स की, जब तक कि वो डिस्टर्ब नहीं हो जाती है, तब तक ये डिस्टर्बेंस ऐसे ही चलता रहेगा। यानी कि एक से दूसरी लेयर, दूसरी से तीसरी लेयर, तीसरी से फोर्थ लेयर, फोर्थ से फिफ्थ लेयर, फिफ्थ से सिक्स्थ लेयर, कुछ इस तरीके से एक दूसरे के साथ कोलाइड करने के कारण सभी की सभी जो लेयर्स हैं एयर पार्टिकल्स की, वो डिस्टर्ब होती रहेंगी, डिस्प्लेस होती रहेंगी, और डिस्प्लेसमेंट के कारण पड़ोस वाली जो लेयर है एयर पार्टिकल्स की, उनको जाकर के वो कोलाइड करेंगी और डिस्टर्बेंस आगे जो है ना बढ़ाएंगी। तो डिस्टर्बेंस यहाँ पे आप बोल सकते हो कि फॉरवर्ड हो रहा है ना, मतलब आगे बढ़ रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अब इसके बाद में क्या होगा, अल्टीमेटली हमारे कान के पर्दे के जस्ट बगल में जो लेयर होगी एयर पार्टिकल्स की, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। यानी कि हमारे कान के पर्दे के जस्ट बगल में जो लेयर है एयर की, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, और उनके डिस्टर्बेंस के कारण वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। और डिस्प्लेसमेंट से होने क्या वाला है भाई, अब ये जो फाइनल लेयर है एयर पार्टिकल्स की, अब इसके बगल में कोई दूसरी लेयर तो है नहीं एयर पार्टिकल्स की। तो सवाल यह है कि जब इस लेयर के पार्टिकल्स डिस्टर्ब होंगे, डिस्प्लेस होंगे, तो डिस्प्लेस होकर करेंगे क्या, हमारे कान के पर्दों को हिला देंगे। भाई अगर इसके बगल में कोई दूसरी लेयर होती है एयर पार्टिकल्स की, तो वो उनको जाकर के डिस्टर्ब कर देते। अब कोई दूसरी लेयर तो है नहीं, है क्या बगल में, हमारे कान के पर्दे हैं, ईयर ड्रम है, तो ईयर ड्रम की जो मेम्ब्रेन है, मतलब उसको जाकर के वो डिस्टर्ब कर देंगे, और हमारी जो ईयर ड्रम है ना, वो वाइब्रेट करने लगेगी। और इस वाइब्रेशन से आप बोल सकते हो कि हमें जो है ना आवाज़ सुनाई देने लगेगी। तो लाउड स्पीकर ने अपना काम कर दिया था। लाउड स्पीकर क्या था, एक साउंड का सोर्स था, और ये साउंड जो है हम तक कैसे पहुंची, तो आप बोल सकते हो कि साउंड और हमारे कान के बीच में जो एयर पार्टिकल्स थे, इन एयर पार्टिकल्स में आप बोल सकते हो कि डिस्टर्बेंस हो गया था। जो भी साउंड ने, मतलब जो भी साउंड प्रोड्यूस हुई थी, जो भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई थी हमारे लाउड स्पीकर से, हमारे स्पीकर से, इन वाइब्रेशंस ने जो अलग अलग लेयर्स हैं
साउंड के पार्टिकल्स की, उन सभी अलग अलग लेयर्स में आप बोल सकते हो कि डिस्टर्बेंस कॉज किया था। मतलब कि आप बोल सकते हो कि जो फर्स्ट लेयर है एयर पार्टिकल्स की, उन एयर पार्टिकल्स में वाइब्रेशंस ने डिस्टर्ब कॉज किया था, डिस्टर्बेंस। फिर ये जो डिस्टर्बेंस है ये कैरी फॉरवर्ड हुआ, एक से दूसरी लेयर में गया, दूसरी से तीसरी लेयर में गया, तीसरी से फोर्थ लेयर में गया, और फिर ये डिस्टर्बेंस आगे चलता गया। हमारे ईयर ड्रम के सबसे बगल में जो लेयर है एयर पार्टिकल्स की, अल्टीमेटली डिस्टर्बेंस वहाँ तक पहुँचा, जिसके कारण जो एयर पार्टिकल्स हैं वो डिस्टर्ब हो गए। डिस्टर्ब होने के बाद क्या होगा, वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, और डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या होगा कि वो हमारे कान के पर्दे से आकर के टकरा जाएंगे, और जैसे ही वो टकराएंगे तो हमारे कान के पर्दे हिलने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे, और हमें लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनाई दे जाएगी, साउंड हम तक पहुंच जाएगी। तो कुछ इस तरीके से साउंड क्या करती है, प्रोपोगेट करती है। अब एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हम अपने फर्स्ट लेयर की बात करें, एयर पार्टिकल्स की जो फर्स्ट लेयर है उसकी अगर हम बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाइब्रेशंस ने क्या किया है, डिस्टर्बेंस किया है। डिस्टर्बेंस के कारण क्या होगा, इस लेयर के जो एयर पार्टिकल्स होंगे वो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद सेकेंड लेयर के जो एयर पार्टिकल्स हैं उनको जाकर के धक्का मार देंगे। धक्का मारने के बाद क्या होगा भाई, सेकेंड लेयर के जो एयर पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर ऑलरेडी धक्का आ चुका है। धक्का आने के कारण वो खुद डिस्टर्ब हो जाएंगे, और अपने पड़ोसी जो लेयर है एयर पार्टिकल्स की, उनको जाकर के कोलाइड करेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो फर्स्ट लेयर के जो एयर पार्टिकल्स हैं इनका क्या होगा भाई, ये तो डिस्टर्ब हो गए, ये डिस्प्लेस हो गए, और डिस्प्लेस होने के बाद में सेकेंड लेयर के एयर पार्टिकल्स से जाकर के टकरा गए। टकराने के बाद क्या होगा, सेकेंड लेयर के एयर पार्टिकल्स तो और आगे चले जाएंगे, लेकिन फर्स्ट लेयर के एयर पार्टिकल्स का क्या होगा, क्या वो टकरा करके जहां गए थे क्या हमेशा वहीं रहेंगे, नहीं, वो वापस आ जाएंगे। यानी कि अगर ये एक एयर पार्टिकल है, इसको आकर के किसी वाइब्रेशन ने डिस्टर्ब किया तो ये डिस्प्लेस होगा, ये आगे जाएगा, पड़ोसी वाले एयर पार्टिकल से टकराएगा, और टकराने के बाद में ये वापस अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है ना वहां पे आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि गया तो गया, वापस आएगा ही नहीं, अरे बिल्कुल आएगा, वापस आएगा। टकराया पड़ोसी पार्टिकल के साथ में और टकरा करके ये वापस आ गया। फिर इसके बाद में फिर से वाइब्रेशन आई, ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है ना। फिर से हम बोल रहे हैं कि वाइब्रेशन आई, इस वाइब्रेशन ने फिर से इस पार्टिकल को क्या करा है, डिस्टर्ब किया है, जिसके कारण ये डिस्प्लेस हुआ है। डिस्प्लेस होकर के फिर से क्या करेगा, अपने पड़ोसी पार्टिकल से, एयर पार्टिकल से टकराएगा। टकराने के बाद वापस आ जाएगा, फिर डिस्टर्बेंस हुआ, फिर डिस्प्लेस हुआ, फिर वापस आया, फिर डिस्प्लेस हुआ, फिर वापस आया, फिर डिस्प्लेस हुआ, फिर वापस आया। तो एक बात बताओ, ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट नहीं हो गया एयर के पार्टिकल्स का। भाई वाइब्रेशन का क्या मतलब होता है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही जो है ना इस सेशन की शुरुआत में वाइब्रेशन का मतलब मैंने आपको समझा दिया था कि वाइब्रेशन मतलब क्या, जो बैक एंड फोर्थ मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का या पार्टिकल का, उसे हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी जो एयर का पार्टिकल है वो एग्जैक्टली बैक एंड फोर्थ मोशन ही परफॉर्म कर रहा है, आगे जा रहा है, आगे जाकर के धक्का दे रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर धक्का दे रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर धक्का दे रहा है, फिर आगे वापस आ रहा है। तो ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आप बोल सकते हो कि एयर का पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है। क्या सिर्फ एक एयर का पार्टिकल वाइब्रेट होगा, नहीं, एयर के यहाँ पे आपको जितने भी पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं अलग अलग लेयर के, वो सभी के सभी पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से ही क्या करते हैं, मूव करने वाले हैं। जैसे कि मैं एक एयर पार्टिकल हूँ, मुझे आकर के वाइब्रेशन ने क्या किया, डिस्टर्ब किया, मैं डिस्प्लेस हो गई। डिस्प्लेस होने के कारण यहाँ पे जो दूसरा एयर पार्टिकल था उससे मैं कोलाइड कर गई। इस कोलिजन के कारण जो सेकेंड एयर पार्टिकल है वो डिस्टर्ब हो गया, और डिस्टर्ब होने के कारण वो आगे बढ़ गया। लेकिन मैं क्या करूँगी, मैं वापस आ जाऊँगी अपनी जगह पे। फिर वाइब्रेशन आया, फिर मुझे धक्का लगा, फिर मैं आगे बढ़ गई, और आगे बढ़ने के कारण जो बगल वाला पड़ोसी वाला एयर पार्टिकल था उससे मैं टकरा गई, फिर मैं वापस आ गई। फिर कुछ मुझ पे धक्का पड़ा, वाइब्रेशन आई, तो मैं आगे आ गई, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, ये चलता ही रहेगा। तो आप बोल सकते हो कि एयर पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट करते करते साउंड को हमारे कानों तक पहुंचा रहे हैं। तो कंक्लूजन आप ये निकाल सकते हो कि एयर के जो पार्टिकल्स हैं, बेसिकली साउंड प्रोपोगेट कैसे करती है, तो साउंड ने प्रोपोगेट ऐसे किया है कि एयर पार्टिकल्स खुद क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। तो एयर पार्टिकल्स के वाइब्रेशन से ही साउंड स्पीकर से, सोर्स से हमारे कानों तक पहुंची है, रिसीवर तक पहुंची है। आई बात समझ में। पूरा साउंड या आप ये बोल सकते हो कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज के हमारे इस सेशन का, ये पूरा मैंने आपको समझा दिया है। अब फटाफट से जो भी यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं उनको हम रीड कर लेते हैं, क्योंकि समझ तो हम गए ही, अब बस रीड करना है। क्या लिखा गया है यहाँ पे कि when an object vibrates back and forth in air, then the molecules of air close to this object also start vibrating
बैक एंड फोर्थ विद द सेम फ्रीक्वेंसी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि वाइब्रेट कर रहा है, बैक एंड फोर्थ मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट के बगल में एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, भाई वाइब्रेट अगर कोई ऑब्जेक्ट हुआ है, इसका मतलब क्या कि उस ऑब्जेक्ट से वाइब्रेशंस निकलने लगी हैं, है ना। फिर इस ऑब्जेक्ट के बगल में जो एयर के जो पार्टिकल्स होंगे वो भी क्या करने लगेंगे, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करने लगेंगे, बैक एंड फोर्थ मोशन परफॉर्म करने लगेंगे। These vibrating air molecules pass on their motion to the next layer of air molecules, due to which they also start vibrating back and forth. अब ये जो एक लेयर है एयर पार्टिकल्स की, ये तो ऑलरेडी क्या हो चुकी है, डिस्टर्ब हो चुकी है। तो ये जो अपना जैसे कि मैंने आपको बता दिया है ना कि जो एयर पार्टिकल है वो धक्का खाने के बाद में पड़ोसी पार्टिकल के साथ जाके टकराएगा, लेकिन वो वापस आ जाएगा टकरा करके। तो आप बोल सकते हो कि एयर के जो मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल्स है, वो क्या करने वाले हैं, वाइब्रेट करने वाले हैं। तो अगर एक लेयर के एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं तो वो अपने वाइब्रेशंस सेकेंड लेयर के एयर पार्टिकल्स को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, जिसके कारण सेकेंड लेयर के जो एयर पार्टिकल्स होंगे वो भी वाइब्रेट करेंगे और वो अपना वाइब्रेशन पड़ोसी लेयर यानी कि थर्ड लेयर के एयर पार्टिकल्स को ट्रांसफर कर देंगे, कुछ इस तरीके से। तो अभी यही बोला गया है कि these vibrating air molecules pass on their motion to the next layer of air molecules, due to which they also start vibrating back and forth। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन, और ये प्रोसेस चलती ही रहेगी। कब तक चलती रहेगी, जब तक कि हमारे कानों के पर्दे आकर के नहीं हिल जाते हैं। अब सपोज साउंड का जो सोर्स है वो हमसे बहुत ही दूर है ना, तो इस दूरी के कारण मतलब क्या कि साउंड का सोर्स और हमारे कान के पर्दे के बीच में बहुत सारी एयर है, और इस बहुत सारी एयर के कारण बहुत सारे एयर के पार्टिकल्स हैं। तो जो भी वाइब्रेशंस उससे निकलेंगी तो पहले वो एक लेयर ऑफ एयर पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेंगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और ये जो डिस्टर्बेंस है, ये जो वाइब्रेशन है एयर मॉलिक्यूल्स का, ये चलता रहेगा। कब तक, जब तक कि हमारे कान के पर्दे आकर के ना हिल जाएं। And ultimately all the air molecules around the sound producing object start vibrating back and forth just like the vibrating object। और कुल मिलाकर के होने क्या वाला है कि एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के बगल में जो भी एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे या पार्टिकल्स होंगे वो सब क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे, बैक एंड फोर्थ मोशन परफॉर्म करने लगेंगे। भाई सीधी सी बात है, अगर जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इस GIF को ध्यान से आप देखिए, जो मैंने ड्रॉ करके बताया था उसी ड्राइंग का क्या है, ये सिमुलेशन है, आप GIF बोल सकते हो। इसमें क्या है, देखो यहाँ पे स्पीकर है और ये हमारा कान है। तो स्पीकर से जो भी आवाज़ निकल रही है वो हमारे कानों तक पहुँचनी है, साउंड को ट्रैवल करना है। कैसे वो करेगी, तो जो भी वाइब्रेशंस यहाँ पे आपको देखो स्पीकर से वाइब्रेशन निकलती हुई दिखाई दे रही होंगी, तो ये वाइब्रेशन क्या करेंगी, सबसे पहले तो जो फर्स्ट लेयर है एयर पार्टिकल की उनको डिस्टर्ब करेंगी। वो डिस्टर्ब हो गए, इसके कारण, इस डिस्टर्बेंस के कारण वो हिल जाएंगे अपनी जगह से, वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। डिस्प्लेस होकर के जाएंगे कहाँ, अरे भाई जो पड़ोसी लेयर है एयर पार्टिकल्स की उनसे टकरा जाएंगे। टकराने से होगा क्या, टकरा करके खुद तो वापस आ जाएंगे फर्स्ट लेयर के एयर पार्टिकल्स, लेकिन जो टकराए हैं, जिससे वो टकराए हैं, सेकेंड लेयर के एयर पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, और डिस्टर्ब होने के कारण वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, और डिस्प्लेसमेंट के कारण होगा क्या कि वो तीसरी लेयर के एयर पार्टिकल से जाकर के टकरा जाएंगे। तो ये डिस्टर्ब होते होते, या ये बोल सकते हो कि कोलाइड होते होते डिस्टर्ब होना, डिस्टर्ब होते होते डिस्प्लेस होना, डिस्प्लेस होते होते फिर से कोलाइड होना, ये आप बोल सकते हो कि कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि ईयर ड्रम के बगल वाली जो हमारी लेयर है एयर पार्टिकल्स की, जब तक वो डिस्टर्ब नहीं हो जाती और उसके डिस्टर्बेंस के कारण हमारे ईयर ड्रम डिस्टर्ब नहीं हो जाते। आई बात समझ में? तो कुछ इस तरीके से आप प्रोपोगेशन ऑफ साउंड को समझ सकते हो। एंड अल्टीमेटली जितने भी, देखो ना यहाँ पे हो क्या रहा है कि लाउड स्पीकर के आसपास जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स है, जितने भी एयर पार्टिकल्स है, वो सब क्या करने लगे हैं, अल्टीमेटली वाइब्रेट करने लगे हैं। शुरुआत हुई थी फर्स्ट लेयर ऑफ एयर मॉलिक्यूल से, लेकिन धीरे धीरे ये जो वाइब्रेशन है, जो डिस्टर्बेंस है, वो लाउड स्पीकर के बगल में जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी में फैल गया है। खुद ही सोचो ना, कौन सा ऐसा एयर मॉलिक्यूल है लाउड स्पीकर के सामने का जो कि वाइब्रेट नहीं कर रहा है, सारे कर रहे हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं, कुछ अलग तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन कर तो सभी रहे हैं। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आगे, हमारे पास क्या है कि when the vibrating air molecules fall on our ears, the ears feel these vibrations as sound। और जब ये वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स, एयर के मॉलिक्यूल्स हमारे कानों तक पड़ते हैं, कानों में भी कहाँ, ईयर ड्रम्स में। हमारा जो अगला सेशन होगा ना, उसमें हम ईयर का जो स्ट्रक्चर है उसको हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये समझना ज़रूरी है,
ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि व्हेन द वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स फॉल ऑन आवर ईयर्स, हमारे जो कान हैं वो क्या करते हैं, इन वाइब्रेशंस को फील करते हैं, सेंस करते हैं, और जिसकी वजह से हमें जो आवाज़ है वो सुनाई दे जाती है। क्योंकि भाई देखो अल्टीमेटली अब आप बोलोगे कि मैम एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो माना कि वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन उन डिस्टर्बेंस से, उन वाइब्रेशन से हमें स्पीकर से निकलने वाली आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है। आप मुझे ये बताओ कि एयर के मॉलिक्यूल्स में, पार्टिकल्स में जो भी डिस्टर्बेंस आया है, उनका जो वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ है वो किसकी वजह से स्टार्ट हुआ है? स्पीकर से निकलने वाली वाइब्रेशंस की वजह से ही ना। तो सीधी सी बात है, स्पीकर से जो वाइब्रेशंस निकले हैं उन्हीं वाइब्रेशंस के कारण एयर के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स वाइब्रेट होना शुरू हो चुके हैं, और उनका वाइब्रेशन हमारे कानों तक पड़ेगा। तो घूम फिर के हम पहुंचेंगे कहाँ? घूम फिर के हम पहुंच जाएंगे स्पीकर से निकलने वाली साउंड के ऊपर ही, ठीक है। Thus, when an object vibrates and makes sound, then the air around it also starts vibrating in exactly the same way and carries sound to our ears through the vibration of its molecule. यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है या साउंड प्रोड्यूस करता है, द एयर अराउंड इट ऑल्सो स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, उसके आसपास वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के पास आसपास जो भी एयर होती है वो भी हम बोलते हैं कि वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। इन एग्जैक्टली द सेम वे, जैसे ऑब्जेक्ट से वाइब्रेशंस निकल रहे हैं ना, वैसे ही उस ऑब्जेक्ट के अराउंड जो एयर है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी एग्जैक्टली उसी तरीके से वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं। एंड कैरीज साउंड टू आवर ईयर्स, और इस साउंड को हमारे कानों तक वो कैरी करते हैं थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। तो अल्टीमेटली ये जो आवाज़ है स्पीकर की या किसी भी सोर्स की जो आवाज़ है वो हमारे कानों तक कैसे पहुंच रही है? क्योंकि एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ऑब्जेक्ट से वाइब्रेशंस निकल रही हैं, उन्हीं वाइब्रेशंस के आप बोल सकते हो कि सेम फ्रीक्वेंसी पे एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सराउंडिंग एयर है, उसके मॉलिक्यूल्स क्या करने लगते हैं? वाइब्रेट करने लगते हैं सेम फ्रीक्वेंसी के साथ। एंड वी से दैट अ साउंड वेव ट्रैवल्स फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट टू आवर ईयर्स थ्रू एयर। और आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हो कि जो साउंड वेव है वो ट्रैवल कर रही है ऑब्जेक्ट से या सोर्स से, कहाँ तक? हमारे कानों तक, ठीक है। तो आई होप इतने अच्छे से मैंने समझाया है, तब किसी को डाउट नहीं रह गया होगा कि साउंड प्रोपोगेट एग्जैक्टली कैसे करती। अब एक काम करते हैं, हम अपने आज के इस सेशन के दूसरे टॉपिक को भी डिस्कस कर ही लेते हैं कि साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। तो साउंड आगे कैसे बढ़ रही है ये सबको समझ में आ गया होगा। भाई स्पीकर ने, सोर्स ने, साउंड के सोर्स ने अपना काम कर दिया है साउंड को प्रोड्यूस करके, और हम भी खड़े हुए हैं अपना कान लेकर के, रिसीवर भी खड़ा हुआ है अपना कान लेकर के। सवाल ये है कि सोर्स से साउंड आगे कैसे बढ़ेगी? तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्ट के अगल बगल जो भी एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाइब्रेट करने लगेंगे, और उनके वाइब्रेशंस हमारे कान तक पहुंचेंगे, और कान जो है बेसिकली इन वाइब्रेशंस को सेंस करेगा और हमें फिर आवाज़ सुनाई दे जाएगी। क्लियर है? चलो, अब जैसे कि मैंने आपसे सेशन के एकदम स्टार्टिंग में पूछा था कि जब साउंड प्रोपोगेट करती है तो क्या उसे किसी मीडियम की ज़रूरत होती है? मतलब कोई ऐसी चीज़, मीडियम मतलब क्या? आप बोल सकते हो कि एक एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर साउंड डिपेंडेंट होती है प्रोपोगेट करने के लिए। जैसे अभी अभी मैंने आपको पूरा साउंड का जो प्रोपोगेशन है वो आपको मैंने समझाया, ठीक है ना। तो इस टॉपिक से आपको समझ में क्या आया कि अगर सोर्स से रिसीवर के कानों तक आवाज़ पहुंच रही है तो वो क्यों पहुंच रही है? भाई सोर्स खराब नहीं था, सोर्स ने वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करी थी, सोर्स वाइब्रेट कर रहा था, उसने वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करी थी, यानी कि साउंड प्रोड्यूस करी थी। ये साउंड हमारे कानों तक कैसे पहुंची? जब सोर्स को सराउंड करने वाली जो एयर है उसके मॉलिक्यूल्स क्या करने लगे? वाइब्रेट करने लगे। जब एयर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगे तब जा करके वाइब्रेशंस हमारे कान के पर्दों तक पहुंचे और हमें सुनाई दे गया। क्या होता अगर एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते ही नहीं? तो अभी तो हमारे एयर पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, बेचारे सीधे साधे हैं ना, कि ऐसे खड़े हुए थे, जैसे ही बगल के स्पीकर से वाइब्रेशंस आई तो वो डिस्टर्ब हो गए, डिस्टर्ब होकर के अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गए और पड़ोसी वाले को धक्का मार दिया, और धक्का मार के वापस आ गए। फिर वाइब्रेशंस आई, फिर जो है ना डिस्टर्ब हो गए, फिर डिस्प्लेस हुए, धक्का मारा पड़ोसी वाले एयर पार्टिकल को और वापस आ गए, कुछ ऐसे। ये तो डिस्टर्बेंस अभी चल रहा है, इसीलिए हमारे कानों तक वो डिस्टर्बेंस पहुंच गया। क्या होता अगर ये डिस्टर्बेंस होता ही नहीं? एयर पार्टिकल्स जिद पे अड़ जाते कि चाहे जितनी भी वाइब्रेशंस आनी है स्पीकर से, आने दो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपनी जगह से नहीं हिलेंगे।
अगर वो अपनी जगह से नहीं हिलते तो क्या हम तक आवाज़ कभी पहुंच पाती? या चलो ये भी छोड़ो, अगर एयर पार्टिकल्स होते ही नहीं तो? अगर एयर पार्टिकल्स होते ही नहीं तो क्या होता? सोर्स साउंड प्रोड्यूस करता रहता, लेकिन उस साउंड को प्रोपोगेट करने वाला, या आप बोल सकते हो कि जिस मीडियम के थ्रू साउंड को प्रोपोगेट करना है वो मीडियम ही नहीं होता, साउंड ट्रैवल ही नहीं कर पाती, और अगर वो ट्रैवल नहीं कर पाती तो हमारे कानों तक नहीं पहुंचती, अगर हमारे कानों तक नहीं पहुंचती तो हमें सुनाई नहीं देता। तो सोर्स साउंड प्रोड्यूस करता रहता, हमें कुछ सुनाई नहीं देता और हमें लगता कि खराब हो गया, डब्बा हो गया ये स्पीकर, हटाओ इसको, नया लाना पड़ेगा। कितना भी नया ले आओगे अब आवाज़ आपको तब भी सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि जिस मीडियम में साउंड को प्रोपोगेट करना है, ट्रैवल करना है, वो मीडियम ही नहीं है, मीडियम के पार्टिकल्स ही नहीं है। तो जब पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो वाइब्रेट कौन करेगा? भाई स्पीकर ने तो अपनी वाइब्रेशंस निकाल दी, उन वाइब्रेशन से डिस्टर्ब होने वाले मीडियम के पार्टिकल्स चाहिए ना। अगर वो पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो फिर डिस्टर्बेंस किस में होगा? डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो वाइब्रेट कौन करेगा? डिस्प्लेस कौन करेगा? और अगर वाइब्रेशंस ही नहीं होंगे तो कानों तक कौन पहुंचेगा? हमारे कोई नहीं पहुंचने वाला। इसका मतलब डेफिनेटली क्या है कि जब साउंड ट्रैवल करती है उसको किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, बिना मीडियम के हमारी साउंड कुछ नहीं कर सकती। सोर्स से निकल जाएगी लेकिन कानों तक नहीं पहुंचेगी, कुछ सुनाई नहीं देने वाला है। द सब्सटेंस थ्रू विच, हाँ मीडियम की हिंदी आप बोल सकते हो एक जरिया। साउंड को क्या चाहिए है? एक जरिया चाहिए आगे बढ़ने का, प्रोपोगेट करने का, ठीक है ना। मुझे हिंदी वर्ड उसका एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था, अब याद आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि द सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रैवल्स इज कॉल्ड मीडियम। एक ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू जो हमारी साउंड है वो ट्रैवल करती, जिसके जरिए साउंड ट्रैवल करती है, उससे हम जरिया कहते हैं, उसको हम मीडियम कहते हैं। द मीडियम कैन बी अ सॉलिड सब्सटेंस, अ लिक्विड और अ गैस। मीडियम जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अरे भाई खुद ही सोचो ना, स्पीकर से आपके कान तक जो भी आवाज़ आ रही थी वो कैसे आ रही थी? क्योंकि बीच में जो एयर के पार्टिकल्स थे वो वाइब्रेट कर रहे थे। एयर के पार्टिकल्स मतलब क्या? एयर क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। कितने पहले हम ऑलरेडी क्लास 8 साइंस में ये पढ़ चुके हैं कि एयर क्या होती है? बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है। तो एयर के पार्टिकल्स मतलब क्या? अलग अलग गैसेस के मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स, डस्ट पार्टिकल्स, ये तो वो कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो कुल मिलाकर के लाउड स्पीकर से अगर आवाज़ हम तक पहुंच रही है तो वो कैसे पहुंच रही है? क्योंकि बीच में कौन सा मीडियम है? एयर है। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो मीडियम ज़रूरी नहीं है कि सॉलिड ही होगा या लिक्विड ही होगा या एयर ही होगा, नहीं, मीडियम तीनों हो सकते हैं, एयर भी, लिक्विड भी और सॉलिड भी। एयर मतलब कि गैस, ठीक है। नाउ द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। जो साउंड का ट्रांसमिशन हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? साउंड का प्रोपोगेशन बोलते हैं। यानी कि एग्जाम में अगर आ गया कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड क्या होता है तो आप कैसे डिफाइन करोगे? ऐसे ही लिख देना, द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड कहाँ से कहाँ तक? सोर्स से लेकर के रिसीवर तक, ठीक है। तो इस ट्रांसमिशन ऑफ साउंड को हम क्या बोलते हैं? साउंड का प्रोपोगेशन बोलते हैं। कि साउंड तो प्रोड्यूस हो गई लेकिन रिसीवर तक जब वो पहुंचेगी तो ये जो ट्रांसमिशन होगा, ये जो मूवमेंट होगा, इसे आप क्या बोलोगे? साउंड का प्रोपोगेशन बोलोगे। खैर, सो बाय सेइंग दैट साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, वी मीन दैट द साउंड नीड्स अ सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर ट्रांसमिशन। अब अगर हम बोल रहे हैं कि मीडियम एक सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस या एयर भी हो सकता है, इसका मतलब क्या? कि जब भी साउंड को प्रोपोगेट करना है तो उसको किसी ना किसी सॉलिड, किसी लिक्विड या किसी गैस की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। या तो सॉलिड चाहिए है, या लिक्विड चाहिए है, या गैस चाहिए है, जो एयर चाहिए, कुछ ना कुछ तो मीडियम चाहिए है, तभी साउंड का प्रोपोगेशन पॉसिबल होगा। इन अदर वर्ड्स, साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस टू ट्रैवल एंड बी हर्ड. Sound can travel through solids, liquids and gases, but it cannot travel through vacuum. Solids, liquids और gases, इन तीनों के ही थ्रू साउंड ट्रैवल कर सकती है। लेकिन जब बात आती है वैक्यूम की, वैक्यूम मतलब कि कोई एयर नहीं, कुछ भी नहीं है ना, हवा मतलब पानी तो वैसे भी नहीं है, है ना, मतलब लिक्विड और सॉलिड तो वैसे भी नहीं है, कोई गैस, कोई एयर भी नहीं है। तो नो गैस या नो एयर को हम क्या बोलते हैं? टोटली एब्सोल्युटली वैक्यूम एरिया बोलते हैं। तो लेकिन वैक्यूम यानी कि जो एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस मतलब कि कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, हवा भी नहीं है। तो ऐसी स्पेस में, ऐसी एम्प्टी स्पेस में, वैक्यूम में
साउंड ट्रांसमिट नहीं हो पाती है, साउंड का प्रोपोगेशन नहीं हो पाता है। सवाल है क्यों? साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस बिकॉज द मॉलिक्यूल्स। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे हमने बड़े ही प्राउडली लिखा हुआ है कि जो साउंड है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के थ्रू क्या करती है, ट्रैवल करती है। सवाल ये है कि क्यों करती है? तो साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस कैरी साउंड वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सबसे आसान क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से बन सकता है तो वो यही होगा, और इसी आसान क्वेश्चन को बच्चे डिफिकल्ट बना लेते हैं और वो घूम जाते हैं। मैंने आपसे बोला कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में साउंड ट्रैवल करती है। ये तीनों ही क्या कर सकते हैं, एक जरिया, एक मीडियम बन सकते हैं जिसके थ्रू साउंड ट्रैवल करेगी, प्रोपोगेट करेगी। रीजन बताइए, तो बच्चे घूम जाएंगे कि अरे यार रीजन तो मैम ने बताया नहीं था। अरे भाई, क्योंकि इन तीनों के पास, चाहे सॉलिड मीडियम हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे वो गैसियस मीडियम हो, इन तीनों ही मीडिया के पास क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, इनके रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं। सॉलिड के पास सॉलिड के पार्टिकल्स, लिक्विड के पास लिक्विड के पार्टिकल्स, गैस या एयर के पास गैसियस मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स। तो क्योंकि इनके पास पार्टिकल्स होते हैं और यही पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और यही वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स अल्टीमेटली हमारे कानों के पर्दे यानी कि ईयर ड्रम को वाइब्रेट कर देते हैं, जिसके कारण हमें आवाज सुनाई दे जाती है। तो अगर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस ये तीनों क्या है, एक मीडियम की तरह काम कर रहे हैं जिसके थ्रू साउंड प्रोपोगेट कर रही है, तो वो क्यों कर पा रही है? क्योंकि इन तीनों ही, या बोल सकते हो कि मतलब अलग अलग अगला, अगर वो ले रहे हो, मीडियम ले रहे हो, तो उसकी बात मैं कर रही हूँ कि इन सभी के पास क्या है, पार्टिकल्स हैं, और इनके रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। आई बात समझ में? देखो यहाँ पे अब एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की जा रही है। फिर से आ गया है क्या हमारे पास, GIF। अगर हम बात करेंगे किसकी, सॉलिड्स की, तो अच्छा ज़रा आप इनके जो पार्टिकल्स हैं, है ना, इनको भी आप थोड़े से ध्यान से देखिएगा। हमारे पास सबसे पहले क्या है, स्पीकर है यहाँ पे, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कान बना देते हैं, ये रहा कान, ये रहा कान, ये रहा कान, ठीक है ना, तीन कान है हमारे पास। तो हुआ क्या कि स्पीकर से आवाज़ निकल रही है, स्पीकर से वाइब्रेशंस निकल रही हैं। इन वाइब्रेशन से बीच में यहाँ पे देखो क्या है, आपके पास एक सॉलिड मीडियम है, तो होगा क्या, जो भी वाइब्रेशंस निकलेंगी वो वाइब्रेशन इस सॉलिड मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनको जाकर के डिस्टर्ब कर देंगी। स्पीकर से निकलने वाले जो भी वाइब्रेशंस हैं वो इस सॉलिड मीडियम के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर देंगी, और डिस्टर्बेंस के कारण सॉलिड मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करने लगेंगे, और वाइब्रेट करने के कारण अल्टीमेटली जो वाइब्रेशन है वो कहाँ तक पहुँचेगी, हमारे कानों तक पहुँच जाएगी। सिमिलरली अब हमारे पास क्या है, एक लिक्विड मीडियम है, तो स्पीकर से जो भी वाइब्रेशंस निकल रही हैं वो वाइब्रेशंस क्या करने वाली हैं, लिक्विड मीडियम के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेंगी, और अल्टीमेटली इस डिस्टर्बेंस से लिक्विड मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो वाइब्रेट करने लगेंगे, और इनके वाइब्रेशन से बेसिकली ये वाइब्रेशंस हमारे कानों तक पहुंच जाएंगे। सिमिलरली अब हमारे पास क्या है, गैस के कुछ मॉलिक्यूल, मतलब हमारे पास एक गैसियस मीडियम है, तो जो भी वाइब्रेशंस निकलेंगी स्पीकर से वो क्या करने वाली वाइब्रेशंस गैस के मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करेंगी। डिस्टर्बेंस से डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट से आप बोल सकते हो कि बगल वाली लेयर जो है मॉलिक्यूल्स की, उनके साथ में कोलिजन होगा, और कोलिजन के कारण आप बोल सकते हो कि गैसियस मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो भी वाइब्रेट करने लगेंगे, और अल्टीमेटली वाइब्रेशंस हमारे कानों तक पहुंचेंगी और हमारे कान के पर्दे ऐसे 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 हिलने लगेंगे, और जहां वो हिले आवाज़ हमको सुनाई दे जाएगी। आई बात समझ में? चलो, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम बिकॉज, अब मुझे बताओ सॉलिड, लिक्विड या गैसियस मीडिया के थ्रू साउंड क्यों ट्रैवल कर रही है? क्योंकि उनके पास पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो वैक्यूम के थ्रू साउंड प्रोड्यूस या साउंड ट्रैवल क्यों नहीं करती है? क्योंकि वैक्यूम के पास पार्टिकल्स ही नहीं है। बताया ना मैंने, वैक्यूम मतलब एम्प्टी स्पेस। सॉलिड या लिक्विड तो वैसे भी नहीं है, गैस के मॉलिक्यूल्स, एयर के मॉलिक्यूल्स भी नहीं है, ऐसी है वो खाली जगह, ऐसी है वो एम्प्टी स्पेस। अब अगर एम्प्टी स्पेस में आपने एक स्पीकर रख दिया, स्पीकर क्या कर रहा है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर भी रहा है, स्पीकर आपका खराब नहीं है। अब सवाल यह है कि जो वाइब्रेशंस निकल रही हैं, ये वाइब्रेशंस किसको जाकर के डिस्टर्ब करेंगी भाई? यहाँ पे तो कभी सॉलिड मीडियम है, कभी लिक्विड मीडियम है, कभी गैसियस मीडियम है, सभी के क्या है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो भी वाइब्रेशंस निकल रही हैं स्पीकर से, वो क्या कर रही हैं, जाकर के अपने अपने मतलब सामने जो भी रिस्पेक्टिव मीडिया है उनके पार्टिकल्स को जाकर के डिस्टर्ब कर रही हैं। लेकिन अब हमारे पास वैक्यूम है, एब्सोल्युटली एम्प्टी स्पेस है,
तो वहाँ पे तो कोई पार्टिकल्स होंगे ही नहीं, तो जो भी वाइब्रेशंस निकलेंगी स्पीकर से वो वाइब्रेशंस किसको जा करके डिस्टर्ब करेंगी, किसी को नहीं कर पाएंगी, कोई भी वाइब्रेट नहीं करेगा। और अगर वो वाइब्रेट नहीं करेंगे तो फिर हमारे कानों तक वाइब्रेशंस पहुंचेंगी कैसे, और अगर वाइब्रेशंस नहीं पहुंची इसका मतलब क्या कि कुछ भी सुनाई नहीं देने वाला है। So sound cannot travel through vacuum because vacuum has no molecules which can vibrate and carry sound waves. So material medium like air, water, lakdi, etc. is necessary for the transmission of sound from the source of sound to our ears. In other words, sound needs a medium for propagation. 100%. आज के बाद कोई पूछे कि जरा बताओ कि साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है, बोलोगे हाँ चाहिए होता है, वो बोलेगा कि हम नहीं मानेंगे, तो एक आप उससे बोला कि ठीक है एक काम करते हैं, एक एब्सोल्युटली एम्प्टी स्पेस या वैक्यूम में जाकर के लाउड स्पीकर बजाओ, देख लेना आवाज़ नहीं आने वाली है। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वैक्यूम के पास कोई पार्टिकल्स ही नहीं है, पार्टिकल्स नहीं होंगे तो कोई वाइब्रेट नहीं करेगा, अगर वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड वेव्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी, और अगर साउंड वेव्स कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई तो हमारे कानों तक नहीं पहुंचेगी और हमें सुनाई नहीं देगा। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिससे कि ये बात साबित हो जाएगी कि जो हमारी साउंड है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के थ्रू क्या करती है, प्रोपोगेट करती है। तो एक बेसिक सी एक्टिविटी है, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन हो, कोई दोस्त हो आपका, है ना, मतलब होते तो हैं ही, अगर आपके अभी जब आप पढ़ रहे हो इस समय, उस समय अगर आपको कोई दोस्त आपके साथ में हो तो आप उसके साथ ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, वरना तो अकेली भी हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है कि दो होने ही चाहिए दोस्त। चलो, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक बड़ी सी टेबल है, इसके एक एंड पे आपका दोस्त बैठा है, दूसरे एंड पे आप बैठे हो। एक काम करते हैं, इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम है चिंटू, इसका नाम है क्या, चिंटू, और इसका नाम है क्या, पप्पू, इसका नाम क्या है, पप्पू है, ठीक है। तो हुआ क्या, चिंटू वहाँ था, पप्पू वहाँ था, दोनों के बीच में क्या है, एक बड़ी सी टेबल है। अब पप्पू ने क्या किया, अपना जो हेड है ना वो टेबल के ऊपर ऐसे रख दी, जैसे ये टेबल है और पप्पू ने अपना हेड ऐसे रख दिया, यानी कि उसका जो कान है वो कहाँ है, टेबल के सरफेस के ऊपर है। फिर इसके बाद में चिंटू ने क्या किया, टेबल के दूसरे एंड से टेबल को उसने ऐसे ऐसे ठोका, नॉक नॉक किया, नॉक नॉक। तो जैसे ही वो नॉक नॉक करेगा, पप्पू को बहुत ज़ोर से नॉक नॉक की आवाज़ सुनाई देगी। क्यों? चिंटू ने नॉक नॉक तो कर दिया, ये नॉक नॉक करके उसने करा क्या, साउंड प्रोड्यूस करी, साउंड प्रोड्यूस कर ली। अब इसके बाद में ये जो साउंड है ये अल्टीमेटली कहाँ तक पहुंची, पप्पू तक पहुंची। क्यों पहुंची भाई, ये जो साउंड है, देखो हुआ क्या, आप बोल सकते हो कि चिंटू एग्जैक्टली चिंटू ने साउंड प्रोड्यूस नहीं करी, मतलब उसने क्या किया था, टेबल के ऊपर उसने ठोका, उसने नॉक नॉक किया, तो टेबल से आवाज़ आई, यानी कि पप्पू के लिए सोर्स क्या हो गया साउंड का, टेबल हो गई, क्योंकि आवाज़ कहाँ से आ रही है, टेबल से ही आ रही है ना। चिंटू ने बस क्या किया था, जाकर के साउंड प्रोड्यूस करवाने में मदद करी थी, कि बस उसने जाके क्या करा है, ठोका है, ठोकने से टक टक नॉक नॉक की ऐसी आवाज़ आ गई है। अब ये आवाज़ पप्पू तक कैसे पहुंचेगी, अरे भाई ये जो टेबल है, टेबल के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे क्या, टेबल के यहाँ पे बहुत सारे क्या होने वाले हैं, मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं, पार्टिकल्स होने वाले हैं, कुछ इस तरीके से। अब जैसे ही चिंटू क्या करेगा, नॉक नॉक करेगा, साउंड प्रोड्यूस होगी, तो टेबल ने जो भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करे हैं, है ना, जो भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये वाइब्रेशंस पप्पू के कानों तक कैसे पहुंचेंगे, तो वाइब्रेशंस क्या करेंगे, टेबल के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, जैसे कि ये फर्स्ट लेयर है टेबल के मॉलिक्यूल्स की, तो जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुए हैं चिंटू के नॉक नॉक करने से, वो वाइब्रेशंस क्या करेंगे, फर्स्ट लेयर ऑफ टेबल के मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब कर देंगे। अब वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर डिस्प्लेस हो जाएंगे, डिस्प्लेस होने के कारण जो नेक्स्ट लेयर है टेबल के पार्टिकल्स की, उनसे जाकर के टकरा जाएंगे, यानी कि फर्स्ट लेयर के सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, फर्स्ट लेयर जो है टेबल के मॉलिक्यूल्स की, वो वाइब्रेट होने लगी, जिसके कारण जो सेकेंड लेयर है वो वाइब्रेट होने लगी, और उसके कारण जो थर्ड लेयर है टेबल के पार्टिकल्स की, वो भी वाइब्रेट होने लगी। अल्टीमेटली जो वाइब्रेशंस है ये हमारे पप्पू के कानों तक पहुंच जाएंगे और पप्पू को आवाज़ सुनाई दे जाएगी। तो यहाँ पे साउंड ट्रैवल कर रही है, नॉक नॉक चिंटू ने दूसरे एंड से किया था टेबल पर, सुनाई पप्पू को कहाँ दे रहा है, उसके ऑपोजिट एंड पर, टेबल भी काफ़ी अच्छी लंबी सी थी। तो यहाँ पे हुआ क्या, साउंड का जो भी प्रोडक्शन हुआ है वो ट्रैवल तो करा है साउंड ने, लेकिन कैसे ट्रैवल किया है, कैसे प्रोपोगेट किया है, तो जो टेबल है ना इसके मॉलिक्यूल्स के थ्रू, टेबल के मॉलिक्यूल्स क्या करने लगे हैं, टेबल के पार्टिकल्स क्या करने लगे हैं, वाइब्रेट करने लगे हैं, और अल्टीमेटली यही वाइब्रेशंस हमारे कानों तक या पप्पू के कानों तक पहुंच गई हैं, तो हमें आवाज़ सुनाई दे गई। तो यहाँ पे साउंड ने प्रोपोगेट कैसे किया है, तो सॉलिड मीडियम के थ्रू किया है।
अब अगर आप अकेले ही घर पे पढ़ाई कर रहे हो, है ना, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ये वाली एक्टिविटी आप घर पे परफॉर्म करके देख लो, तो आप क्या करोगे, 2 मिनट के लिए ये वीडियो पॉज करिएगा, ठीक है, टेबल पे ऐसे हेड डाउन करिएगा ताकि आपका जो कान है वो टेबल के सरफेस के ऊपर आए, या तो अपना हाथ टेबल के नीचे चले जाइएगा या फिर ऊपर भी रख कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपने ऐसे अपना सर रख लिया टेबल के ऊपर और दूसरे हाथ से आप क्या करो, इसे नॉक नॉक करो। जैसे ही नॉक नॉक करोगे आपके कान में खूब जोर से आवाज आएगी। क्यों आ रही है आवाज, क्योंकि फिर से आपने क्या किया है, एक साउंड प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करी है। टेबल से एक साउंड प्रोड्यूस हुई है, ये साउंड कहाँ जाने वाली है, आपके कानों तक। कैसे जाएगी, तो टेबल के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और उनके डिस्टर्बेंस के कारण वो वाइब्रेट करने लगेंगे और यही वाइब्रेशंस, टेबल के पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशंस हैं ये कानों तक पहुंचेंगी और हमारे कान के पर्दे ऐसे 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 वाइब्रेट करने लगेंगे, तो हमें आवाज़ सुनाई दे जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला खेल अगर आपने कभी खेला हो, एक्चुअली खेलना ही चाहिए, है ना, नहीं तो फिर वो बचपन कैसा। अभी भी तो आप छोटे हो ना, बहुत बड़े थोड़ी हो, तो आपने अगर अभी तक ये गेम नहीं खेला है तो अब खेल लेना, क्या बड़ी बात है। करना क्या है, आपको 2 डिस्पोजेबल जो कप्स होते हैं वो थर्माकोल वाले आपको वो लेने हैं, ठीक है। दोनों की ही बॉटम पे आपको एक, मतलब जैसे कि एक आपको कॉमन थ्रेड लेना है, थ्रेड या डोरी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है ना। उस डोरी का एक एंड आप इस वाले डिस्पोजेबल कप के बेस के साथ अटैच करोगे और उसका जो, उस रस्सी का या उस डोरी का जो दूसरा एंड होगा वो आप दूसरे वाले कप के बेस में जा कर के अटैच कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, ठीक है ना। अब होगा क्या, आपका जो एक दोस्त है, अब इसके लिए तो आपको जो है ना एक दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, या अगर आपके घर में कोई दूसरा फैमिली मेम्बर हो जो आपके साथ ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करने में इंटरेस्टेड हो, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो। तो यहाँ पे हुआ क्या, सपोज एक दोस्त ने क्या करा, उस एक डिस्पोजेबल कप के थ्रू उसने कुछ बोला। अब उसने जो भी बोला है आपने क्या करा, जो दूसरा डिस्पोजेबल कप है वो आपने ऐसे कान में लगा के रखा था, जो बोल रहा है वो मुंह में लगा के रखेगा, आपको सुनना है तो आप क्या करोगे, उसको कुछ इस तरीके से लगा करके रखोगे, तो जो भी आपका दोस्त बोलेगा ABCD वो सब आपको जो है ना सुनाई देने वाला है। क्यों देगा सुनाई, भाई दोस्त तो वहां खड़ा होकर बोल रहा था, आप यहाँ थे और उसने एकदम धीरे धीरे बोला था ताकि किसी और को ना सुनाई दे, लेकिन आपको सुनाई कैसे दे क्या भाई। यहाँ पे ना हो सकता है कि इस दोस्त के बहुत सारे लोग आसपास, उसके बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, अब जो भी आपके दोस्त ने बोला है वो इन लोगों को सुनाई नहीं दिया लेकिन आपको सुनाई दे गया। क्यों दे गया आपको सुनाई, क्योंकि भाई वो बोल कहाँ रहा था, वो बोल रहा था इस डिस्पोजेबल कप के अंदर, तो उसने जो भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करी थी, इन वाइब्रेशंस के कारण दोनों ही कप जिस डोरी से अटैच्ड हैं, जिस स्ट्रिंग से अटैच्ड हैं, उस स्ट्रिंग के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। भाई जो आपका दोस्त है वो क्या है, इस समय साउंड का एक सोर्स है ना, तो एक सोर्स ने साउंड प्रोड्यूस करी है, यानी कि वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करे हैं, और इन वाइब्रेशंस के कारण ये जो डोरी है ना, इस डोरी के पार्टिकल्स क्या करने लगेंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। वाइब्रेशंस आई, डोरी के जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्टर्ब हो गए, डिस्टर्बेंस के कारण वो डिस्प्लेस हो गए, और डिस्प्लेसमेंट के कारण आप बोल सकते हो कि बगल वाली जो लेयर है एयर के पार्टिकल्स, या सॉरी डोरी के पार्टिकल्स की, उनको ने डिस्टर्ब कर दिया, और कुछ इस तरीके से जो डिस्टर्बेंस है वो यहाँ 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 हाँ ट्रैवल करते 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 अल्टीमेटली हमारे कानों तक पहुँच जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो साउंड का ट्रांसमिशन हुआ है वो कैसे हुआ है, डोरी के पार्टिकल्स के थ्रू हुआ है, यानी कि सॉलिड के पार्टिकल्स के थ्रू हुआ है। सिमिलरली जब हम बीमार हो जाते हैं तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। अगर सपोज हम बहुत ज़ोर से खांस रहे होते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप लगा करके हमारे लंग्स चेक करते हैं कि भाई कफ तो नहीं है, कंजेशन तो नहीं है। तो ये जो आप बोल सकते हो कि आवाज़ सुनाई दे रही है, फॉर एग्जाम्पल हमारी जो हार्ट बीट है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप लगा करके हमारी हार्ट बीट को चेक करते हैं। अब दिल तो यहाँ है हमारे पास, ठीक है, और मतलब दिल भी क्या हो जाएगा, वो आप बोल सकते हो कि हमारे डॉक्टर के लिए साउंड का एक सोर्स हो जाएगा। भाई जब दिल धड़कता है तो उसकी आवाज़ आती है, उसी आवाज़ को डॉक्टर को सुनना होता है। तो डॉक्टर के लिए हमारी जो हार्ट बीट है या जो हमारा हार्ट है वो क्या हो जाएगा, साउंड का एक सोर्स हो जाएगा। अब इस आवाज़ की, मतलब जो हार्ट बीट की जो साउंड है, इसको सुनने के लिए डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप यूज़ कर रहे हैं, वो स्टेथोस्कोप क्या बन जाएगा, एक मीडियम बन जाएगा, जिसके थ्रू हार्ट बीट की जो साउंड है वो ट्रैवल करेगी, प्रोपोगेट करेगी, और प्रोपोगेट करते करते डॉक्टर के कानों तक पहुंच जाएगी। भाई ऐसा थोड़ी है कि बस जो है ना उसको वो लगाया और बेसिकली डॉक्टर को बकायदा जो उसके जो ईयरफोन्स टाइप के होते हैं वो अपने कान के अंदर उनको डालने पड़ते हैं। अगर वो नहीं डालेंगे तो सुनाई नहीं देगा उनको, ठीक है। तो हमारे हार्ट बीट की जो आवाज़ है वो स्टेथोस्कोप, जो कि एक सॉलिड
ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स के थ्रू क्या करी है, ट्रैवल करी है और डॉक्टर के कानों तक पहुंच गई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब हम वो बेसिक एक्टिविटीज़ पढ़ रहे हैं जिससे कि आपको ये पता चले कि जो साउंड है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के थ्रू क्या करती है, ट्रैवल करती है। द एक्टिविटीज शो दैट द साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स लाइक वुड, मेटल एंड थ्रेड। अच्छा, एक और एक्टिविटी आप कर सकते हो, एक दीवार लो, ठीक है, दीवार के एक तरफ आप बैठ जाओ और उसके दूसरे साइड में आप किसी दोस्त को बैठा लो और दोस्त को बोलो कि भैया आप अपनी तरफ की जो दीवार है ना उस पर करो नॉक नॉक। तो आपका दोस्त कर रहा है वहां नॉक नॉक, लेकिन सुनाई आपको यहाँ दे रहा है। क्यों? नॉक नॉक करने से हुआ क्या, दीवार से निकली एक साउंड, यानी कि वाइब्रेशंस। ये वाइब्रेशंस क्या करेंगी, दीवार के जो पार्टिकल्स होंगे ना उन पार्टिकल्स को जाकर के डिस्टर्ब कर देंगी। पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, आपस में कोलाइड करेंगे और कोलाइड करते करते जो साउंड प्रोड्यूस हुई है उस साउंड को हमारे कानों तक लेकर के पहुंच जाएंगे, कुछ इस तरीके से। तो दोस्त ने किया था नॉक नॉक वहां, लेकिन सुनाई हमको कहाँ दे गया, दूसरी तरफ। भाई आप दोनों ही दोस्त के बीच में क्या थी, एक दीवार थी, लेकिन फिर भी आवाज एक कमरे से दूसरे कमरे तक आप तक पहुंच गई है। कैसे पहुंची है, तो ये जो दीवार है ना, दीवार मतलब क्या, ब्रिक से बनी है दीवार, ईंटों से। तो ईंटों के पार्टिकल्स ने क्या किया है, साउंड को ट्रैवल कराने में मदद की है। ईंटों के पार्टिकल्स क्या बन गए हैं, ईंट क्या बन गई, बेसिकली एक मीडियम बन गई है, क्योंकि इस ब्रिक के पार्टिकल्स के थ्रू ही यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस हुई थी वो हमारे कानों तक पहुंच चुकी है। In fact, sound can travel through all the solid substances like metal, iron, steel, etc. Wood, bricks, stone and glass, etc. An activity to show that sound can travel through liquids. Water as liquid in the अच्छा, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी एक्टिविटी की जिससे कि हमको पता चलेगा कि भाई जो साउंड है ना वो पानी के थ्रू भी ट्रैवल करती है। तो इसके लिए हम मोस्ट कॉमन लिक्विड लेंगे जो कि क्या है, पानी है। तो देखो यहाँ पे एक बड़ा सा कंटेनर लिया गया है, उसमें हमने बहुत सारा पानी भर दिया है। पानी भरने के बाद में हमने एक घंटी ली है, नॉर्मल वाली जो हमारी पूजा वाली घंटी होती है ना, हमने वो ली है, बेल ली है, और उस बेल को हमने पानी के अंदर डिप कर दिया है और काफ़ी अंदर तक लेकर के गए हैं। अब हमने क्या करा, जैसे कि हम अभी तक टेबल के ऊपर अपना हेड रेस्ट करवा रहे थे, अब हम पानी का जो सरफेस है उसके ऊपर जो हम अपना हेड रेस्ट करवाएंगे, यानी कि हमारा जो कान है ना वो बेसिकली पानी के थोड़े से टच में होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, घंटी बजाना शुरू कर देंगे। जब हम घंटी हवा में बजाते हैं तो उसकी आवाज़ हमारे कानों तक पहुंच जाती है। कैसे पहुंचती है, तो भाई घंटी क्या है, एक सोर्स है साउंड का, तो जो भी साउंड प्रोड्यूस हुई है ये साउंड हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है, तो भाई बीच में क्या है, एयर के पार्टिकल्स हैं। तो एयर के मॉलिक्यूल्स हम बोलते हैं कि घंटी से जो वाइब्रेशंस निकली हैं उन वाइब्रेशन से एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं और अल्टीमेटली घंटी की जो आवाज़ है वो हमारे कानों तक पहुंच जाती है। लेकिन अब इस केस में क्या हुआ है, अब इस केस में आपके पास हवा नहीं है, अब आपके कान यानी कि रिसीवर और साउंड का जो सोर्स है उसके बीच में सिर्फ और सिर्फ पानी है, एयर नहीं है। तो पानी के कंटेनर में आपने घंटी को बचाया जिसकी आवाज़ आपको यहाँ पे, आप पानी के अंदर थोड़ी हो, आप तो पानी के बाहर ही हो। घंटी बज रही थी पानी के अंदर, लेकिन इस घंटी के बजने की आवाज़ आप तक पहुँच गई। घंटी थी पानी में, आप थे बाहर, पानी के बाहर। सवाल यह है कि आखिर घंटी की आवाज़ जो साउंड है वो आपको सुनाई कैसे देने लगी। बहुत ही आसान है भाई, अगर एयर के पास पार्टिकल्स हैं तो क्या हमारे पानी के पास कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे क्या? अरे बिल्कुल होंगे। तो देखो यहाँ भी हम बोल रहे हैं कि, चलो इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ भी हम बोल रहे हैं कि पानी के बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, मॉलिक्यूल्स की कई सारी लेयर हैं। तो सपोज हमने घंटी बजाई, घंटी से वाइब्रेशंस निकली, ये वाइब्रेशंस क्या करेंगी, पानी के जो मॉलिक्यूल्स की जो अलग अलग लेयर्स हैं उन अलग अलग लेयर्स को जाकर के वाइब्रेशंस, घंटी से निकलने वाली वाइब्रेशंस डिस्टर्ब करेंगी, उनको डिस्प्लेस करेंगी, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होगा और कोलिजन के कारण आप बोल सकते हो कि वाइब्रेशंस जो है ना, आप बोल सकते हो कि, या आप बोल सकते हो कि जो साउंड है वो प्रोपोगेट करने लगेगी और अल्टीमेटली हमारे कान के बगल में, हमारे कान के बिल्कुल बगल में जो पानी के मॉलिक्यूल्स की जो लेयर होगी वो आकर के क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। और इनके डिस्टर्बेंस के कारण डिस्टर्बेंस जो है हमारे कान के पर्दे तक पहुंच जाएगा और जैसे ही कान के पर्दे तक पहुंचा, इसका मतलब क्या, कान के पर्दे लगे हिलने, इसका मतलब साउंड हमें सुनाई दे गई। तो सीधी सी बात है ना, सॉलिड, लिक्विड या गैस के थ्रू अगर साउंड ट्रेवल कर रही है तो वो क्यों कर रही है, क्योंकि इन सभी के पास क्या है, इनके रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। तो पानी के पास भी क्या है, उनके रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं और यही मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, साउंड को प्रोपोगेट करवाने में मदद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे भी हमको एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल दिया गया है।
जिससे कि हमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई जो आवाज़ है वो एयर पार्टिकल्स के थ्रू ट्रैवल कर जाती है। अब यहाँ पे डॉगी है, ये भौंक रहा है, यहाँ पे हम खड़े हैं, डॉगी की आवाज़ हम तक कैसे पहुँच रही है, क्योंकि डॉगी जैसे बोल रहा है ना, तो उसके बोलने से क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये वाइब्रेशंस क्या करने वाले हैं, एयर के जो पार्टिकल्स होंगे ना, उन पार्टिकल्स को जाकर के डिस्टर्ब कर देंगे, यानी कि एयर के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करने लगेंगे। और अल्टीमेटली ये जो एयर के पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है, ये हमारे कानों की ईयर ड्रम्स तक पहुंचेगा और हमारे ईयर ड्रम्स हिलने लगेंगे। तो फिर हम अब बोल सकते हो कि यहाँ पे हमें सुनाई देने लगा। तो पहली कुछ एक्टिविटीज़ हमने करी थी ये समझने के लिए कि सॉलिड के थ्रू साउंड प्रोपोगेट करती है, सॉलिड मीडियम के थ्रू साउंड ट्रेवल करती है। पानी वाली एक्टिविटी से हमको ये समझ में आया कि लिक्विड मीडियम में भी साउंड प्रोपोगेट करेगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो ना पानी है ना लिक्विड है, यहाँ पे क्या है, एयर है। तो एयर या गैस मीडियम के थ्रू भी साउंड क्या कर सकती है, प्रोपोगेट कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। When we talk to a person standing near us, then the sound of a talk travels to other person through the air around us. जब हम बात करते हैं किसी, मतलब हमारे पास सपोज हम खड़े हैं और हमारे बगल में या हमारे सामने हमारा एक दोस्त खड़ा हुआ है, ठीक है, तो near us, then the sound of a talk travels to the other person through the air around us. अब जो भी हम बोल रहे हैं वो हमारे दोस्त को सुनाई कैसे दे रहा है, तो जब हम बोल रहे हैं तो हम क्या हैं, बेसिकली साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हम बोल रहे हैं उस समय हम साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इस कारण हमारे आसपास जो भी एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, और उनके वाइब्रेशंस जो हैं अल्टीमेटली हमारे दोस्त के कान तक पहुंचेंगे और हमारे दोस्त को हमारी आवाज़ सुनाई दे जाएगी। द साउंड्स ऑफ रेडियो, टेलीविजन, motor cars, buses, trains, aeroplanes and the chirping of birds all travel through the air and reach our ears. रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, कार हो गई, एरोप्लेन हो गया, चिड़ियों की हम बोलते हैं कि जो चिरपिंग है, इन सब की आवाज़ जो है एयर के थ्रू ही ट्रैवल करती है और ट्रैवल करके हमारे कानों तक पहुंचती है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द साउंड्स विच वी हेयर इन आवर एवरीडे लाइफ रीचेज अस थ्रू द एयर। अधिकतर जो आवाज़ें हम सुनते हैं वो आवाज़ें एयर के थ्रू ही ट्रैवल करके आती हैं। थैंक्स टू द एटमॉस्फेयर ऑफ आवर अर्थ, हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है जिसके कारण हमें चीज़ें सुनाई दे रही हैं। अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं होता तो आपको अर्थ पर रह कर के एक भी आवाज़ सुनाई नहीं देती, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, ऑल द अबव observations show that sound can travel through air, which is a gas. In general, we can say that sound can travel through gases. From the above discussion, we conclude that sound can travel through solids, liquids and gases. We will now describe an activity to show that the sound cannot travel through vacuum. अब जो हम बात कर रहे थे ना कि वैक्यूम में ट्रैवल साउंड क्यों नहीं कर पाती है, क्योंकि वैक्यूम के पास उसके पार्टिकल्स नहीं होते हैं। अब कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट की एक्टिविटी तो हमें करके देखनी पड़ेगी जिससे ये बात साबित हो। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बेल है, इस बेल को जो है ना एक ग्लास के जार में हमने बंद कर दिया है। अब वो क्या, हमने बटन प्रेस किया तो जो घंटी है वो बजने लगी। घंटी कैसे बज रही है, बताया था मैंने आपको कि यहाँ पे क्या होती है, एक मेटल की ऐसी बॉल लगी होती है, डिस्क टाइप की होती है, और इसके यहाँ पे क्या होता है, टोंग होता है, ठीक है ना, घंटी के बगल में उसका टोंग होता है। तो जैसे ही हम स्विच को प्रेस करते हैं, जो टोंग है वो बहुत ही तेज़ी के साथ इस घंटी बजा करके उसको मारने लगता है, उसको हिट करने लगता है, लगातार स्ट्राइक करता है। तो इस स्ट्राइकिंग से आप बोल सकते हो कि घंटी से आवाज़ प्रोड्यूस हो जाती है। तब हुआ क्या, पूरी इस घंटी को आपने एक ग्लास जार के अंदर रख दिया था, और डेफिनेटली इस ग्लास जार के अंदर अभी क्या है, एयर है। तो जैसे अब घंटी बजाओगे तो आप कहाँ खड़े हो, बेसिकली बाहर खड़े हो, तो आपको जो है घंटी की आवाज़ बाहर सुनाई दे जाएगी। लेकिन अब हमने क्या किया है, अब हमने सेम हमारा सेटअप तो वही था, बस हमने यहाँ पे क्या किया, एक छोटी सी ट्यूब लगा ली, ठीक है, और इस ट्यूब से हमने यहाँ पे क्या अटैच कर दिया, वैक्यूम पंप अटैच कर दिया। इसका मतलब क्या कि अब हमारी घंटी जिस ग्लास जार में है उस ग्लास जार में अब बिल्कुल भी एयर नहीं है। पहले एयर थी, लेकिन अब हमने क्या करा है, यहाँ पे एक ट्यूब लगा करके उस ट्यूब को वैक्यूम पंप से अटैच कर दिया है। तो वैक्यूम पंप जब चलेगा तो इस ग्लास जार के अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं रह जाएगी। तो अब जब घंटी बजेगी ना तो हमें कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देने वाली। पहले आवाज़ क्यों सुनाई दे रही थी, क्योंकि अंदर क्या थी, हवा थी। एयर के पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, घंटी की आवाज़ को प्रोपोगेट करवा रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब हमारे पास ना हवा है, ना हवा के पार्टिकल्स है, ना हवा के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऐसा नहीं कि घंटी खराब हो गई, घंटी खराब नहीं हुई, घंटी चल रही है,
साउंड प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन वो साउंड हमारे कानों तक नहीं पहुंच रही। क्यों नहीं पहुंच रही? क्योंकि अब वहाँ पे एयर नहीं है, एयर के पार्टिकल्स है ही नहीं। और जब पार्टिकल्स ही नहीं होंगे ग्लास जार के अंदर, तो फिर साउंड को प्रोपोगेट कौन करवाएगा? तो द वर्ड वैक्यूम का मतलब क्या होता है? एम्प्टी स्पेस। इवन एयर इज नॉट प्रेजेंट, इवन एयर इज, अच्छा हम बोलते हैं कि बिल्कुल भी जो है ना हवा वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं होती है वैक्यूम में। दस व्हेन देयर इज नो एयर इन समथिंग वी से देयर इज अ वैक्यूम। अब जब जहाँ पे हवा भी नहीं होती तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि वो जगह वैक्यूम है। अ वैक्यूम कैन बी क्रिएटेड इन अ ग्लास जार बाय रिमूविंग ऑल द एयर फ्रॉम इट विद द हेल्प ऑफ अ सक्शन पंप कॉल्ड वैक्यूम पंप। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है एक्टिविटी में कि हम इस ग्लास जार में एक पतली सी ट्यूब अटैच करते हैं और इस ट्यूब को हम वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर देते हैं ताकि जितनी भी हवा है ग्लास जार के अंदर वो सब सक्शन से बाहर निकल आए। Sound cannot travel through vacuum. A material medium like air is necessary for the transmission of sound. Sound cannot travel through vacuum or empty space. This can be shown by the following activity. Activity मैंने आपको समझा दी है। When the clapper या आप इसको टोंग भी बोल सकते हो, ठीक है ना? When the clapper hits the bell vibrates and makes sound. The vibrating bell makes the nearby air molecules to vibrate back and forth. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही टोंग या क्लैपर हिट करेगा घंटी को तो वो वाइब्रेट करने लगेगी और वाइब्रेशन से हम बोलते हैं कि साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ये जो वाइब्रेटिंग बेल है इसके आसपास जो कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो एयर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगेंगे बैक एंड फोर्थ मोशन में। दीज वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स मेक द नेक्स्ट लेयर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स टू वाइब्रेट एंड सो ऑन। तो ये जो वाइब्रेशन का जो सिलसिला है ना वो चलता ही रहेगा। मतलब एक बार अगर एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करने लगा तो उस ऑब्जेक्ट के आसपास जो भी पार्टिकल्स होंगे, सपोज एयर के पार्टिकल्स से, तो वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे क्योंकि वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं ना इस वजह से। इन दिस वे अल्टीमेटली ऑल द एयर मॉलिक्यूल्स अराउंड द रिंगिंग बेल स्टार्ट वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ। व्हेन दीज वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स फॉल ऑन आवर ईयर्स वी कैन हियर द साउंड ऑफ रिंगिंग बेल। If, however, there is no air between the ringing bell and the ear, then the vibrations of the ringing bell cannot reach our ears and hence we cannot hear the sound of ringing bell. अब जब हवा ही नहीं है तो लाख जो हमारी बेल है, इलेक्ट्रिक बेल है, रिंगिंग बेल है, वो साउंड प्रोड्यूस करती रही है, लेकिन उसके साउंड प्रोडक्शन से क्या होने वाला है भाई? जब एयर के पार्टिकल्स होंगे ही नहीं तो उस साउंड प्रोडक्शन से, वाइब्रेशन से कोई पार्टिकल्स भी वाइब्रेट नहीं होंगे। अब जब पार्टिकल्स ही वाइब्रेट नहीं हो रहे हैं, वो डिस्टर्ब ही नहीं हो रहे हैं, तो हमारे कानों तक कौन पहुंचेगा? और अगर कोई चीज़ हमारे कानों तक नहीं पहुंची इसका मतलब क्या? वाइब्रेशंस अगर हमारे कानों तक नहीं पहुंची इसका मतलब क्या? कि हमें सुनाई नहीं देने वाला है, हमें रिंगिंग बेल की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। So when there is a vacuum in glass jar, there are no air molecules to carry sound vibrations. ठीक है? The case of moon. अब मून पे क्या होता है? The moon has no air or atmosphere at all. It is all vacuum या empty space on the surface of the moon. भाई अर्थ के पास ही उसका एक सरफेस होता है ना, उसका एटमॉस्फेयर होता है। मून के पास उसका कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, कोई भी उसका वातावरण नहीं होता, यानी कि कोई हवा नहीं है, एकदम एब्सोल्युटली एम्प्टी स्पेस होती है मून के सरफेस पे। साउंड कैन नॉट बी हर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ऑन द सरफेस ऑफ द मून बिकॉज देयर इज नो एयर ऑन द मून टू कैरी द साउंड वेव्स और साउंड वाइब्रेशंस। अब जब हवा ही नहीं है तो साउंड के मून के सरफेस पे जाकर के अगर आप कोई साउंड प्रोड्यूस करोगे भी तो वो साउंड सुनाई नहीं देगी। सो वी कैन नॉट टॉक टू वन अनदर डायरेक्टली ऑन द मून एज वी डू ऑन अर्थ। अगर हम अर्थ पे हैं तो हम एक दूसरे से बात करके कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मून पे चले जाएंगे तो ऐसे हम बातचीत कर ही नहीं सकते। मतलब करोगे तो, लेकिन सुनाई नहीं पड़ेगी। तो करने का मतलब क्या है? इवन दो वी मे बी वेरी क्लोज, कितने भी पास क्यों ना हो, हम आजू बाजू खड़े हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे की आवाज़ सुनाई देगी ही नहीं क्योंकि मीडियम के पार्टिकल्स ही नहीं है। इफ एन एस्ट्रोनॉट talks to another astronaut on the moon, he would see the lips moving but no sound will be heard at all. अगर एक एस्ट्रोनॉट दूसरे एस्ट्रोनॉट से बात करता है मून की सरफेस पे तो एक आप बोल सकते हो कि उसका जो मुंह है वो ऐसे हिलता रहेगा, लिप्स हिलते रहेंगे, लेकिन जो वो दूसरा वाला एस्ट्रोनॉट है उसको उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देने वाली है क्योंकि साउंड को प्रोपोगेट कराने वाला कोई मीडियम वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। दिस इज बिकॉज साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम विच एग्जिस्ट्स on the surface of moon. Similarly, there is no air or any other gas in outer space to carry sound waves. It is all vacuum in outer space. यानी कि जैसे ही आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलोगे, स्पेस में जाओगे, तो वहाँ पे आपको केवल वैक्यूम दिखाई देने वाला है, कोई एयर नहीं होगी, कोई दूसरी गैस भी नहीं होगी। Due to which sound cannot be heard in outer space. तो outer space में आवाज़ सुनाई नहीं देने वाली है। Thus, the astronauts who land on moon or walk in outer space are not able to talk directly to each other. यानी कि वो एस्ट्रोनॉट्स जो कि स्पेस में, आउटर स्पेस में वॉक करते हैं या मून पर लैंड कर लेते हैं, तो वो डायरेक्टली
एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, उनके बीच में बातचीत नहीं हो पाती है. The astronauts who land on moon or walk in outer space talk to each other with each other through wireless sets using radio waves. तो उनके पास वायरलेस सेट्स होते हैं जो कि रेडियो वेव्स का जो है ना यूज़ करते हैं और उसके थ्रू वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं. दिस इज़ बिकॉज रेडियो वेव्स कैन ट्रैवल इवन थ्रू वैक्यूम. अब आप बोलोगे कि देखो जो हमारी नॉर्मल साउंड वेव्स हैं उनको मीडियम चाहिए होता है प्रोपोगेशन के लिए, लेकिन जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि वायरलेस सेट्स यूज़ करते हैं जिसमें कि रेडियो वेव्स का जो है ना यूज़ किया जाता है. तो आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि वैक्यूम रीजन में जो हमारे मतलब स्पेस रीजन में आप बोल सकते हो कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो रेडियो वेव्स के थ्रू क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. तो साउंड वेव्स को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम चाहिए है, लेकिन जो हमारी रेडियो वेव्स होती है ना उनको ट्रैवल करने के लिए, उनको प्रोपोगेट करने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए है. इसलिए वो वैक्यूम में यानी कि आउटर स्पेस में भी अपना काम कर लेती हैं, है ना, प्रोपोगेट हो जाती हैं. दो साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम. तो भाई आज के सेशन के लिए बस इतना ही. अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में. देखो आज के सेशन में हमने प्रोपोगेशन ऑफ साउंड का जो पूरा एंटायर कॉन्सेप्ट है वो हमने समझ लिया है. साउंड प्रोपोगेट कैसे करती है वो हमने सीख लिया. प्रोपोगेशन के लिए उसको मीडियम चाहिए होता है ये हमें समझ में आ गया, क्यों चाहिए होता है वो भी हमें समझ में आ गया, और कई सारी हमने एक्टिविटीज़ भी जो है ना डिस्कस कर ली हैं. तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही. अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर के एक और नए टॉपिक को करेंगे डिस्कस. लेकिन तब तक आप क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे टाइप करेंगे magnetbrains.com. जैसे सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगा, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है खुल जाएगी. जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. इस पेज को जब आप फर्दर स्क्रॉल करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, जहाँ पे आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल. अब सपोज आपको क्या करना है, क्लास 8 देखनी है, तो जैसे ही आप क्लास 8 पे क्लिक करोगे आपके सामने क्लास 8 के सभी सब्जेक्ट्स डिस्प्ले होने लगेंगे. साइंस है, मैथ्स है, हिंदी है, सिविक्स है, हिस्ट्री है और सब कुछ है. सपोज़ आपको क्लास 8 की साइंस ही देखनी, तो आप क्या करोगे, क्लास 8 साइंस पे क्लिक करोगे. जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने खुल जाएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा क्लास 8 साइंस NCERT बाय विभूति खरे. अब अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स कर लिए हैं 8 साइंस के या जो भी हम कर रहे हैं उन सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 8 साइंस का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वही देखना है. तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो अच्छा, इस पूरे चैप्टर के टोटल 14 लेक्चर्स हैं, ठीक है. तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है क्रॉप इंट्रोडक्शन वाला वो खुल जाएगा. तो कुछ इस तरीके से आप इस चैप्टर के सभी 14 लेक्चर्स को देख सकते हो, ना सिर्फ इस चैप्टर के बल्कि सभी चैप्टर्स के. तो फ़ायदा क्या होता है, यूट्यूब पे आपकी जो अक्सर कंप्लेंट होती है कि मैम आपकी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, मिलती भी है तो उसमें जो वीडियोस का जो सीक्वेंस है वो काफ़ी ऊपर नीचे होता है, तो हमें समझ में नहीं आता कि कौन से लेक्चर के बाद में कौन सा देखना है, तो कन्फ्यूजन होती है. तो जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हो तो एज सच कन्फ्यूजन आपको यहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपरली सीक्वेंस में अरेंज मिल जाते हैं. प्लस यहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल. सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट. कौन सी वाली, यही वाली magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.